प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क्स। व्यवसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में आज जिस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे वह मुख्य रूप से आर्थिक पर्यावरण भाग 2 का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये पहलू उन बातों से संबंधित है किन आधारों पर आर्थिक नीतियां प्रभावित करती है हमारे व्यावसायिक पर्यावरण को, और साथ ही साथ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आर्थिक नीतियां समय के साथ परिवर्तित हुई और परिवर्तित हुई नीतियों के साथ किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित हुआ। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं आर्थिक नीतियों के तहत, तो सबसे पहले विचार आता है कि भारत वर्ष 1991 में ग्लोबलाइज्ड हुआ। एलपीजी की जो एरा स्टार्ट हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो दौर प्रारंभ हुआ, उसमें आर्थिक उदारीकरण लाया गया। निजी क्षेत्र के लिए व्यवसाय को खोला गया। साथ ही साथ जो हम ग्लोबलाइज्ड हुए, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था बने, जिससे कि हमारे यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आदि की बातें प्रारंभ हुई। इस तारतम्य में जब हम पाते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जानना कि कोई देश क्यों विदेशी व्यापार में प्रवेश करता है, ये एक मूल प्रश्न रह जाता है। संक्षेप में पहले इसको समझने का प्रयास किया है, किंतु थोड़ा सा विस्तार से हम इसको और जानने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक विकास के दौर में वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है और वैश्वीकरण के लिए क्या मूलभूत उत्तर है जो एक देश अपने लिए पूछता है कि हम क्यों वैश्वीकृत हो। तो इसका उत्तर देने के लिए यद्यपि बहुत सारा विपुल प्रमाण में साहित्य उपलब्ध है, किंतु उन सब में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो लिटरेचर में उपलब्ध है, उन प्रमाणों के, उन सिद्धांतों को हम आपके समक्ष रखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे एस्पेक्ट की, जिसको हम प्राइवेटाइजेशन कह रहे थे। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और किस प्रकार ये आर्थिक नीतियों को प्रभावित करता है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसका परिचय प्राप्त करेंगे, उद्देश्यों को जानेंगे, और साथ ही साथ हम इसका क्या प्रभाव होता है अर्थव्यवस्था पर, उसकी बात करेंगे। और जैसा कि हमने कहा, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या व्यापार देश करते ही क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका उत्तर पाने के लिए कि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्यों उतरे या क्यों वैश्वीकरण के दौर को स्वीकार करे, तो उसके लिए कुछ जो विद्वान हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एवं व्यापार के, उन्होंने अपने अपने तरह से इसके उत्तर खोजने के प्रयास किए। और उसी प्रयास के क्रम में जितनी भी थियोरीज या सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उन सभी सिद्धांतों को दो भागों में विभक्त किया गया। और उसमें सबसे पहले है, हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरी या जो ट्रेडिशनल सिद्धांत है, पारंपरिक सिद्धांत है, और जो अभी प्रचलन में है जिसको हम आधुनिक सिद्धांत कह सकते हैं। तो वे थियरीज, तो इसमें 3 थियरी हम इसमें रखते हैं। 3 इसके अलावा भी और कई थियरीज है, कई सिद्धांत है, उस पर यहाँ पर इतने कम समय में प्रकाश नहीं डाला जा सकता। मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे उसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले मर्केंटिलिस्ट थियरी की बात करेंगे, फिर उसके बाद एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी की बात करेंगे, फिर डेविड रिकार्डो के कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी, ठीक इसी तरह से हेक्सर ओलिन एंडाउमेंट थियरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी। इस तरह से हम इन 6 अलग अलग विचारधाराओं के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर पाने की कोशिश करेंगे कि वैश्वीकरण की आवश्यकता क्या होती है। सबसे पहले हम लेते हैं मर्केंटिलिज्म थियरी। मर्केंटिलिज्म थियरी में सबसे महत्व जिसको दिया गया वह है संपदा। संपदा में माना गया कि सबसे महत्वपूर्ण जो धातु है या मेटल है वह क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमेशा से मानवता के जो क्रमिक विकास में हम पाते हैं कि सर्वाधिक महत्व जिन धातुओं को मिला, वे वह उन धातुओं को मिला जिसमें श्रेष्ठ होने के कुछ गुण भी है और साथ में उनकी उपलब्धता सीमित मात्रा में है।
तो ऐसी दो मुख्य धातुएं हैं जिसको हम सोना या चांदी कहते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड, इसको किसी भी राष्ट्र की असली वेल्थ कहा गया, संपदा कहा गया। जिस राष्ट्र के पास जितना सोना और चांदी का भंडार है, वह राष्ट्र उतना ही अमीर या संपन्न माना गया। अब इसमें इन्होंने जब इस क्रम पे काम चला तो सभी राष्ट्रों ने अपनी अपनी संपदा को बढ़ाने के क्रम में तमाम तरह के प्रयास किए, विस्तारवादी नीतियां अपनाई। उदाहरण के लिए ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में फैला और लगभग सभी जगह से उन्होंने गोल्ड और सिल्वर आदि की लूट खसोट करके अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास किया। ऐसे कई उदाहरण और भी है जहां पर राष्ट्रों ने विस्तारवादी नीति के तहत दूसरे राष्ट्रों पर हमला करके और उसके बाद उन पर आधिपत्य जमा कर अपनी संपदा को बढ़ाने का प्रयास किया। तो ये मर्केंटिलिज्म का दौर था और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि अपने फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए किसी भी राष्ट्र को अपना एक्सपोर्ट अधिक करना चाहिए और इंपोर्ट कम करना चाहिए, जिससे कि अधिक वे जो सोना है या चांदी उसको खरीद सके। साथ ही साथ उन्होंने इंपोर्ट को कम करने के लिए टैरिफ और कोटा के रेस्ट्रिक्शन लगाने पर भी बल दिया। अब इसकी जब क्रिटिसिज्म या इसके जब हम बात करते हैं कि इसकी आलोचना किन बातों पर हुई या किन्होंने की, तो इसकी आलोचना एक महान अर्थशास्त्री, वर्तमान के मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर भी कहे जाते हैं, एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस जो कि सन 1776 में लिखी, उसमें इन्होंने कहा कि ट्रेड जो है वो कोई जीरो सम गेम नहीं है और उसके लिए फ्री ट्रेड होना चाहिए जिससे कि सभी राष्ट्र लाभान्वित हो सके। और मर्केंटिलिस्ट थियरी उसकी बात, फ्री ट्रेड की बात का समर्थन कम करती है। ठीक इसी तरह से डेविड ह्यूम ने इसको अपने तरीके से क्रिटिसाइज किया, इसकी आलोचना की और कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी प्रस्तुत करते हुए डेविड रिकार्डो ने इसकी अपनी तरह से आलोचना की और कहा कि ये किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार केवल स्वर्ण और चांदी का भंडार नहीं हो सकता। सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म जिन्होंने किया, आलोचना जिसने की मर्केंटिलिस्ट व्यू की, तो उसमें सबसे पहले नाम एडम स्मिथ का आता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में 1776 में ये थियरी प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि हर देश को किसी न किसी वस्तु को बनाने के लिए स्पेशलाइज करना चाहिए जिसमें कि वो सबसे ज्यादा दक्ष है, सबसे ज्यादा कुशल है। उदाहरण के लिए कि अगर भारत कपास या कॉटन से बने हुए प्रोडक्ट बनाने में दक्ष है तो भारत को कॉटन के प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए, और यदि वो हैवी मशीनरी बनाने में एफिशिएंट नहीं है तो उसे हैवी मशीनरी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे अधिक से अधिक कॉटन के कपड़े बनाने पर ध्यान देना चाहिए। एक उदाहरण हो सकता है ये, इस थियरी का हम एक टेक मान सकते हैं। ठीक इसी तरह से इनका कहना था कि इसी तरह से पूरे विश्व के देश अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और जो मर्केंटिलिस्ट की जीरो सम थ्योरी का गेन है कि एक देश सारी संपदा अपने पास जुटा करके अमीर बन जाए और बाकी सब कंगाल रह जाए। तो ये उस सोच को काउंटर करने के लिए इन्होंने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ली। अब इसके जो मूल सिद्धांत थे मर्केंटिलिस्ट एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, तो इन्होंने कहा कि स्पेशलाइजेशन बेस्ड एफिशिएंसी क्रिएट होगी। उदाहरण के लिए अगर पोर्टुगाल एक देश है जो शराब बहुत कम प्राइस पर बना सकता है और इंग्लैंड जो एक देश है वो कपड़ा बहुत कम कीमत पर बना सकता है। अब दोनों को आपस में प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज करना चाहिए। पुर्तगाल जो है वो वाइन बना रहा है कम प्राइस पे, तो पुर्तगाल को ये वाइन इंग्लैंड को बेचना चाहिए और इंग्लैंड में जो कपड़ा बना है उसको पुर्तगाल को बेचा जाना चाहिए। ये इस तरह से इन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया और बताया कि इससे दोनों देशों को लाभ होंगे, आपसी परस्पर लाभ होंगे, जिसको उन्होंने म्यूचुअल गेन कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेड है वो फ्री ट्रेड होना चाहिए, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वाइन बनाने में जो समय लग रहा है ये घंटे हैं, 1 घंटा 2 घंटा, इस तरह से इस टेबल में आप देख पा रहे हैं, जो टेबल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसमें उदाहरण के लिए वाइन बनाने में पुर्तगाल को 1 घंटे का समय लग रहा है, जबकि इंग्लैंड को 2 घंटे का समय लग रहा है। ठीक इसी तरह से कपड़ा बनाने में पुर्तगाल को 4 और इंग्लैंड को 1।
तो जहां पर इसको कम समय लग रहा है उसको उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, और जहां अधिक लग रहा है उस प्रोडक्ट को उसे दूसरे देश से खरीद लेना चाहिए। तो इस तरह से दोनों के बीच में आपसी संबंध स्थापित होंगे, ऐसा एडम स्मिथ का भी मत था। ठीक इसी तरह से आगे बढ़े तो डेविड रिकार्डो ने 1817 सन में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को प्रपोज किया, और उन्होंने कहा कि कोई एक देश कम एफिशिएंट भी है किसी उत्पाद को बनाने में, तो इसके बावजूद भी इसमें ट्रेड हो सकता है, आपस देशों में आपसी ट्रेड हो सकता है जो उनकी रिलेटिव एफिशिएंसी है उसके आधार पर। तो इसको इन्होंने समझाने का प्रयास किया। इसके जो मूलभूत सिद्धांत थे, पहला सिद्धांत था स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो अवसर लागत है उसके सिद्धांत पर काम किया, और इसमें ये बताया कि कंपैरेटिव एडवांटेज होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, तो उसमें जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो उस प्रोडक्ट को उसको बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम उसको कहते हैं, अवसर लागत हम उसको कहते हैं कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए अगर मुझे प्रोडक्ट बी को मैं अगर नहीं बना पा रहा हूँ, तो जो बी को छोड़े जाने की कॉस्ट है वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक इसी तरह से मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, दो में से एक में मेरी अवसर लागत अधिक है और दूसरे में कम है, तो जिसमें मेरी अवसर लागत कम है मुझे ऐसे विकल्प का चुनाव करना चाहिए। तो इसमें इस पर बल दिया गया। ठीक इसी तरह से म्यूचुअल गेन फ्रॉम ट्रेड की अगर बात करें तो दोनों देशों को आपस में लाभ होता है, और जो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की बात लेस एफिशिएंट या मोर एफिशिएंट होने से आ रही थी, दक्षता की कमी या आधिक्य की वजह से आ रही थी, वो यहाँ पर उन्होंने उसको काउंटर करने की कोशिश की। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि दो देश है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत। तो यहाँ पे ये कार एक प्रोडक्ट लिया है, दूसरा गेहूं है। तो हम देख रहे हैं कि एक कार बनाने के लिए अमेरिका को 4 घंटे लगते हैं और इसी तरह से भारत को 10 घंटे लगते हैं। ठीक इसी तरह से वीट की अगर बात करें, गेहूं के उत्पादन की बात करें, तो 1 क्विंटल या 1 टन मान लेते हैं गेहूं अमेरिका बनाता है 1 घंटे में, और ठीक इसी तरह से भारत बनाता है 5 घंटे में। तो अगर हम देखें तो इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं इनका टोटल करके, तो हम पाते हैं कि 0.25 कार्स बना सकता है। अगर अमेरिका गेहूं पर फोकस करता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.25 कार्स की होगी। इंडिया अगर कार पर फोकस करता है तो 2 टन वीट की उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो इसमें जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, और दोनों देशों को आपस में लाभ होता है, जिससे कि वो आपस में ट्रेड को एस्टेब्लिश कर सके। तो इस तरह से हम पाते हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी काम करती है। तीसरी जो थ्योरी है वो हेक्सर-ओहलिन फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी है, जिसको कि एली हेक्सर और बर्टिन ओहलिन ने प्रपोज किया वर्ष 1933 में। तो उन्होंने जो डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी थी, उसको उन्होंने कहा कि ये ट्रेड पैटर्न को फॉलो करती है, और ये डिफरेंसेस जो है फैक्टर एंडाउमेंट के, जिनमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, इनको भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। और इन घटकों को जब हम देखते हैं तो हर राष्ट्र के पास इन घटकों का न्यूनाधिक्य होता है। किसी के पास लेबर अधिक होता है। उदाहरण के लिए भारत और चीन ऐसे देश है जिनके पास मानव श्रम बहुत विपुल मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, उदाहरण के लिए अमेरिका, इंग्लैंड और इस तरह के कुछ, जहां पर कैपिटल का आधिक्य है, पूंजी का आधिक्य है, पूंजीवादी देश है। तो इस तरह से हर देश के पास ये न्यूनाधिक्य पाया जाता है, और इसके चलते जो फैक्टर एंडाउमेंट है वो हर देश का अलग अलग है, और इसके चलते उनमें जो अंतर होते हैं उसके आधार पर उनको आपस में ट्रेड करना चाहिए। ये 2 की फैक्टर्स पे इसमें जो ध्यान दिया गया, लेबर और कैपिटल। तो इसमें बाद में जो जोड़ा गया, लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज को भी जोड़ा गया, लेकिन शुरुआत में लेबर और कैपिटल पे ज़्यादा ध्यान हुआ कि किस तरह से इन 2 की तुलना करके हम देख सकते हैं कि कौन देश किस प्रोडक्ट को बनाने में अधिक सक्षम होता है। अब यहाँ पर देखते हैं अमेरिका और बांग्लादेश की तुलना कि क्या किसके पास क्या अधिक है। उदाहरण के लिए अमेरिका के पास कैपिटल या पूंजी और प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, अबंडेंट प्रचुर मात्रा में है।
जबकि बांग्लादेश के पास जो सस्ता मजदूर है वो उपलब्ध है। ठीक इसी तरह से अगर स्कैर्स रिसोर्स की बात करें, सीमित संसाधन की बात करें, तो अमेरिका के पास चीप लेबर की बहुत कमी है, बहुत शॉर्टेज है, जबकि बांग्लादेश के पास कैपिटल की कमी है, भारी कमी है। तो अब देखते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फोकस कैसे निर्धारित होता है इससे। जैसा कि हम पा रहे हैं कैपिटल और टेक्नोलॉजी अमेरिका का फोकस है, तो ये कारण है कि वहाँ की कंपनी बोइंग जेट बना रही है जो कि एक कैपिटल इंटेंसिव गुड है, जबकि बांग्लादेश टी शर्ट बना रहा है, कपड़ा बना रहा है, और ये लेबर इंटेंसिव काम है। ठीक इसी तरह से जब इसे इंपोर्ट करना होगा तो ये बांग्लादेश टी शर्ट एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका को, और अमेरिका बोइंग जेट एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को। ठीक इसी तरह से कौन क्या इंपोर्ट करेगा, तो अमेरिका टी शर्ट खरीदेगा बांग्लादेश से, और बांग्लादेश खरीदेगा एयरक्राफ्ट अमेरिका से। तो इस तरह से ट्रेड आपस में एस्टेब्लिश होते हैं, और ये बहुत ही स्वाभाविक सा ऐसी प्रक्रिया प्रतीत हो रही होगी आपको कि राष्ट्रों के बीच में ये ट्रेड होते ही क्यों है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हर कुछ स्वतः नहीं कर सकता। तो ये थ्योरीज हमें आंसर ढूंढने में मददगार होती है, पूर्ण नहीं है लेकिन एक सहायक होती है। ठीक इसी तरह से गॉटफ्राइड हॉबरलर ने 1936 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए रिलेटिव एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सापेक्ष जो दक्षता है उत्पादन में, उसको आधार बना करके अपनी बात को रखा। और इसके जो मूलभूत सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि जो अवसर लागत है वो जो व्यापार है उसका आधार बनेगी। अवसर लागत जिस वस्तु को बनाने में, जिस वस्तु या सेवा के उत्पादन में अवसर लागत जिस देश की जिसमें कम होगी वह उसी को बनाए। ठीक इसी तरह से इसमें कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का आया, जिसमें हमको ट्रेड ऑफ करना था, दोनों के बीच में चुनाव करना था कि अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कर्व पीपीएफ के थ्रू देखे या स्ट्रेट लाइन पीपीएफ के थ्रू देखे, जिसको कि रिकार्डो का सिंप्लीफाइड मॉडल कहा जाता है। ठीक इसी तरह से कंपैरेटिव एडवांटेज को उन्होंने डिफाइन किया कि अगर किसी कंट्री कोई देश अगर एब्सोल्युटली लेस एफिशिएंट है या कम दक्ष है किसी कार्य को करने में, और इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, तो उसे उस तरह के उत्पाद को बनाना चाहिए। अब एक उदाहरण के तौर पे हम ब्राजील और अमेरिका की एक तुलना देखते हैं। तो इसमें हम पा रहे हैं कि दो प्रोडक्ट हमने लिए हैं ब्राजील और अमेरिका के उदाहरण को समझने के लिए। एक कॉफ़ी है टन्स में और दूसरा है सोयाबीन भी टन्स में। तो 12 उदाहरण के लिए अमेरिका अगर 4 टन कॉफ़ी बनाता है तो वही ब्राज़ील 2 टन कॉफ़ी बनाता है। ठीक इसी तरह से सोयाबीन की बात करें तो अमेरिका 12 टन सोयाबीन का उत्पादन करता है, जबकि ब्राज़ील 4 करता है। तो अब इसका टोटल करके हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर निकालें तो हम पाते हैं कि एक कॉफ़ी की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अमेरिका के लिए वो 3 टन सोयाबीन है। ठीक इसी तरह से ब्राज़ील के लिए ये 2 टन सोयाबीन है। और फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सोयाबीन 1 टन सोयाबीन के लिए अमेरिका को 0.33 टन कॉफ़ी बनाना होगा, और ठीक इसी तरह से ब्राज़ील के केस में ये संख्या 0.5 हो जाएगी। अब यहाँ पे डिसीजन किस तरह से होगा कि हम पाते हैं, जैसा यहाँ आप नीचे देख पा रहे हैं इसका विश्लेषण, कि एक कॉफ़ी बनाने के लिए 3 सोयाबीन, जो कि ब्राज़ील के केस में 2 है, तो अमेरिका को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक इसी तरह से 1 टन सोयाबीन के लिए इतनी कॉफ़ी, जो कि ब्राज़ील से कम है। तो इस तरह से ब्राज़ील की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर देखें तो इस तरह से है। तो अब हम पाते हैं कि अमेरिका को जो सोयाबीन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, कॉफ़ी को न प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कम है। ठीक इसी तरह से ब्राज़ील को कॉफ़ी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी 2 टन सोयाबीन की है। तो इस तरह से दो राष्ट्रों के बीच में तुलना करके हम निर्णय ले सकते हैं कि किसी राष्ट्र को किस उत्पाद पर ध्यान देना चाहिए, और दोनों देश अपने पीपीएफ के बियॉन्ड इसमें जाकर कार्य करते हैं। ठीक इसी तरह से जो अगली थियोरी है वो लाइफ साइकिल थियोरी है। लाइफ साइकिल थियोरी रेमंड वर्नन ने वर्ष 1966 में प्रस्तुत की, और उन्होंने प्रोडक्शन
बताया कि किस प्रकार जो उत्पादन का स्थान है उसको शिफ्ट करने से किस तरह से इनोवेशन, मैच्योरिटी और स्टैंडर्डाइजेशन पर प्रभाव पड़ता है कि किसी प्रोडक्ट का जो अलग-अलग लाइफ साइकिल होते हैं तो कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे बदलता है और ये डायनामिक चेंजेस ग्लोबल प्रोडक्शन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए इस थियरी में ये कहा गया कि कब किस स्टेज में हमारा प्रोडक्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वहाँ पर निर्भर करता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस स्टेज में प्रवेश करे और कहाँ पर उसका लाभ सर्वाधिक मिल सके। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु पर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वह है प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। तो इसको भी समझना आवश्यक है ग्लोबलाइजेशन को समझ लेने के बाद कि जो निजीकरण है उसको हम कह सकते हैं कि ये एक रिलोकेशन ऑफ ओनरशिप है गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर टू इंडिविजुअल और प्राइवेट प्लेयर हु वर्क फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिनका लाभ मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य से काम करने की दिशा में जब हमारे एंटरप्राइजेस बढ़ते हैं तो इसको हम निजीकरण की स्थिति में रख सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब किसी फर्म की ओनरशिप या उसका स्वामित्व बदलता है पब्लिक से होकर के वो प्राइवेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम निजीकरण की स्थिति कहते हैं। अब कई बार देखने में आया है कि ये निजीकरण अंततोगत्वा आया ही क्यों, इसका विचार कहाँ से आया, इसका मूलभूत कारण क्या था। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और इन्हीं कारणों के चलते हम पाते हैं कि अधिकांश पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो लॉस में चल रहे हैं, हानि उनको सतत उठानी पड़ रही है। तो अब सतत हानि यदि उठाएंगे तो वो अपना व्यापार व्यवसाय किस तरह से चलाएंगे, तो उसके लिए उनके पास कोई भी सरप्लस नहीं है और वो सरकार पर निर्भर हो जाते हैं। तो वो देश के लिए एक जिम्मेदारी बन जाते हैं। इन सब कारणों को देखते हुए वर्तमान सरकार ने कई सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को धीरे धीरे बंद करना शुरू किया और प्राइवेटाइजेशन पर बल देना शुरू किया। यद्यपि ये दौर वर्ष 1991 में ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन अब ये द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। जो पब्लिक एंटरप्राइज प्रॉफिट में है वही चलेंगे, जो लॉस मेकिंग है, लगातार लॉस मेकिंग है, अपनी दक्षता कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वे या तो बंद हो जा रहे हैं या उनको निजीकृत किया जा रहा है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये सारी समस्याएं कि इसमें एफिशिएंसी की कमी है, लगातार हानि में चल रहे हैं। ठीक इसी तरह से लेबर यूनियंस की प्रॉब्लम है और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल है, उनका इंटरफेरेंस है। तो इन सब को देखते हुए निजीकरण एक बड़ा समाधान के तौर पे सरकार को नजर आता है। और इससे बाहर आने के लिए जो हमारी नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति जो है वर्ष 1991 में जिसको लाया गया, वो कारगर सिद्ध हुई और डिसइन्वेस्टमेंट को कई बार देखा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन के समतुल्य रखा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। तो वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि सरकार अपना स्टेक किसी पब्लिक एंटरप्राइज में सेल करके प्राइवेट एंटरप्राइज को लेकर के आती है। अब इसके क्या मूलभूत उद्देश्य होते हैं, तो हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है एफडीआई के इनफ्लो के लिए। किसी राष्ट्र में अगर प्राइवेट फर्म्स स्वतंत्र है ऑपरेट करने के लिए, तो ये विदेशी जो फर्म्स है उनको एक अच्छा संकेत देती है कि हमारे लिए एक अच्छा माहौल सरकार उपलब्ध करा सकती है अगर वहाँ की डोमेस्टिक प्राइवेट फर्म्स को ये इस तरह की स्थिति प्रदान करती है। तो ये स्थिति होती है। ठीक इसी तरह से पीएसयूज को फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, जिससे कि वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके। प्राइवेटाइजेशन का जो जोखिम है उससे बचने के लिए सतत जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उन पर एफिशिएंसी के लिए दबाव बना होता है। ठीक इसी तरह से जो एफडीआई इनफ्लो है वो बेहतर होता है, बेहतर करने का लक्ष्य रखा जाता है। ठीक इसी तरह से एक कॉम्पिटिटिव या प्रतिस्पर्धी माहौल सरकार के द्वारा बनाया जाता है पीएसयूज के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए। और इसको करने के लिए हम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है सरकार ने उसका एक श्रेणीकरण किया है और उस श्रेणीकरण में हम देखते हैं कुछ कंपनीज को महारत्न कहा जाता है, कुछ को मिनी रत्न कहा जाता है, कुछ को नवरत्न कहा जाता है। इस तरह के अलंकरण उनको दिए गए और उस अलंकरण में
उन्हें केवल यह नाम है ऐसा नहीं है, इस अलंकरण के साथ उनको कुछ ऑटोनॉमी भी मिली हुई है और उस ऑटोनॉमी के चलते वो और भी बेहतर कार्य कर पा रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि प्राइवेटाइजेशन केवल समस्या की जड़ नहीं है, बल्कि पुरानी समस्याओं का एक समाधान के तौर पे भी सरकार के लिए एक संजीवनी बनकर के आई है। तो किस तरह से कंपनीज प्राइवेटाइज करती है, किस तरह से सरकार प्राइवेटाइजेशन के रूट को अपनाती है, तो ये दो मुख्य रूट है। पहला है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जबकि अपना स्वामित्व सरकार हस्तांतरित करती है, और दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब सरकार अपने जो कंपनीज है पब्लिक सेक्टर की, उदाहरण के लिए हमने हाल ही के वर्षों में एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन को देखा। एयर इंडिया एक पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी एविएशन सेक्टर की कंपनी रही है, जिसने वर्षों तक भारतवर्ष की सेवा की है विमानन क्षेत्र में, और ये इसका जो योगदान था वो अत्यधिक सराहा गया हमेशा से, चाहे वो विदेश व्यापार से संबंधित हो, विदेशी संबंधों को लेकर हो, या व्यवसाय आदि से संबंधित हो, दोनों ही क्षेत्रों में इसने श्रेयस्कर कार्य किया। अब यदि हम बात करते हैं कि किस तरह से सरकार ने इसमें अपने ओनरशिप को ट्रांसफर किया टाटा ग्रुप को, तो ये उस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ये एक रूट है जिसके माध्यम से अपनी ओनरशिप सरकार ट्रांसफर करती है। यद्यपि इस बात से हम सब परिचित हैं कि ये मूल रूप से टाटा ग्रुप की ही एयरलाइन पहले भी थी। सरकार के द्वारा कुछ समय तक इसको चलाया जाकर जब कार्यकुशलता और अन्य तरह की बातों पर प्रश्न चिन्ह लगे, तो सरकार ने धीरे धीरे करके उससे अपने हाथ खींचने शुरू किए और इसको वापस टाटा ग्रुप को सौंप दिया। तो अब उससे जो उनको प्रोसीड मिलती है इस तरह के से, उसको अपने डेफिसिट को कम करने में वो इस्तेमाल करती है, सरकार उसको इस तरह से इस्तेमाल करती है। जब हम दूसरा रूट लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट का, जिसमें कि निवेश को कम किया जाता है धीरे धीरे करके, तो इसमें जो इक्विटी है, उदाहरण के लिए किसी पीएसयू में सरकार की इक्विटी यदि उदाहरण के लिए 90% की है, तो वह 10%, 20% या हो सकता है 50% की हिस्सेदारी किसी दूसरे प्राइवेट प्लेयर को सेल करे और अपनी हिस्सेदारी को या तो पूरा भी कम कर सकती है, या कुछ एक सीमित दायित्व तक कम कर सकती है। तो इससे देखने में ये आता है कि इन दोनों ही तरीकों से एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहते हुए अपनी इक्विटी को सेल करती है। अब ये कुछ तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन के, पब्लिक सेल ऑफ शेयर्स, ठीक इसी तरह से पब्लिक ऑक्शन होते हैं, पब्लिक टेंडर होते हैं, डायरेक्ट नेगोशिएशन, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइजेस और लीज विथ राइट टू परचेस। ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से प्राइवेटाइजेशन घटित होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन की बात करें, वे विधियाँ, तो इसमें पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो पीएसयूज है उनको आईपीओ लाने के लिए, उनको आईपीओ लाकर अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको डाइल्यूट करना होता है, और जिससे कि जो सामान्य जनता है वह भी उसमें निवेश कर सके। ठीक इसी तरह से स्ट्रेटेजिक सेल या कूटनीतिक विक्रय जिसको कहते हैं, इसमें सरकार एक मेजर पोर्शन अपने होल्डिंग का प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सेल करती है। ठीक इसी तरह से सेल टू फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियों को अपनी इक्विटी को सेल करती है। ठीक इसी तरह से ऑक्शन का एक ऑप्शन है जिसमें बिडिंग होती है। ठीक इसी तरह से ऑफर फॉर सेल, और इसी तरह से पब्लिक ऑफर की हम बात करते हैं। तो इस तरह से ये सारी तरीके हैं जिनके माध्यम से निजीकरण घटित होता है। अब हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, इसका क्या प्रभाव होता है किसी देश, समाज और राष्ट्र पर, उसकी आर्थिकी पर, तो इसमें हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सकारात्मक हो सकता है, दूसरा नकारात्मक हो सकता है। तो अगर सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालें तो हम कह सकते हैं कि जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो जो परफॉर्मेंस है, कार्य निष्पादन है, वह बेहतर होता है। और उसका कारण है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो इक्वेशन है वो सेट हो जाती है, और उसकी वजह से सभी लोग अपने अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं, अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि अंततोगत्वा जो कार्य निष्पादन है या परफॉर्मेंस है वो बेहतर होता है। ठीक इसी तरह से जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है प्राइवेट सेक्टर में, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लगभग ना के बराबर होता है या बिल्कुल नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि यदि सरकार का कोई स्टेक नहीं है तो सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह से जो शेयर होल्डर्स होते हैं वे भी लाभान्वित होते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस का उद्देश्य होता है शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, शेयर होल्डर्स के लाभ को बढ़ाना। तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद वो स्वतः होने लगता है। क्योंकि उनका अंतिम उद्देश्य केवल लाभार्जन होता है, और लाभार्जन की इस प्रक्रिया में अधिक लाभ यदि अर्जित करते हैं तो शेयर होल्डर्स को अधिक लाभांश भी मिलता है, या डिविडेंड जिसको हम कहते हैं। ठीक इसी तरह से एनहांसमेंट इन कंपटीशन, कंपटीशन को बहुत अच्छी मार्केट के लिटरेचर में देखें तो प्रतिस्पर्धा को बहुत अच्छा माना जाता है। जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी उतना बेहतर उत्पाद उपभोक्ताओं को मिलेगा। ऐसी धारणा के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वह प्राइवेट सेक्टर में ही देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह से जो रेवेन्यू है सेल के माध्यम से वह भी अधिक प्राप्त करती है। अब ये सकारात्मक पहलुओं को जान लेने के बाद हम इसके कुछ नकारात्मक पहलुओं को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहली बात होती है कि कुछ प्राइवेटाइज का फर्म जो है वो अपनी एकाधिकारी नैसर्गिक एकाधिकार सा अनुभव करने लगते हैं, तो वे अपनी एकाधिकारी क्षमता का उपयोग करते हैं और कई बार दुरुपयोग करते हुए भी पाए जाते हैं। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट जो पब्लिक का है वो बहुत डाइल्यूट होता है। ठीक इसी तरह से जो डिविडेंड है उसका लॉस होता है, क्योंकि कंपनीज पूरा डिविडेंड अनाउंस करने के बाद अधिकांश फोकस उनका रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाने में लगा हुआ होता है, ताकि वो उस फंड को आगे इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पर कई बार लॉस ऑफ डिविडेंड देखने को मिलता है। और जो इंडस्ट्रीज है वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है, तो सरकार का उस पर नियंत्रण भी कम हो जाता है, और साथ में जो लाभ है वो बड़ा ही शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जैसी स्थिति निर्मित होती है। तो इस प्रकार हमने दो मुख्य बिंदुओं को समझने का प्रयास किया। सबसे पहला बिंदु हमने समझा कि राष्ट्र क्यों विदेशी व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, और साथ ही हमने समझा प्राइवेटाइजेशन के अलग अलग पहलुओं को, और साथ ही इसके क्या मेरिट्स हो सकते हैं, क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं, उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।